be discussing the second part. And I told you that day that we discussed the development of higher education in our country since the ancient times and to date. And I also told you that presently we have nearly 1,200 universities. In fact, a little less than that. The number is nearly 1,170. And about 46,500 affiliated colleges with 16 lakhs of teachers and 4.33 crores of students. So that way, I also told you that we are third largest higher education system of the world these days. But still, we are a small system because whatever the system we have does not satisfy our requirements. And we are able to provide higher education facilities only to 28% of the relevant age. I told you that day. और ये मैंने उस दिन बताया था कि जितना बड़ा सिस्टम हमारा है उसमें हम जो उस एज ग्रुप के हैं, कॉलेज गोइंग एज ग्रुप पॉपुलेशन जो हमारी है करीब करीब 15 करोड़ है, उसमें से हम 28% को ही फैसिलिटीज दे पाते हैं और 72% अभी भी ऐसे हैं जिनको हम फैसिलिटीज नहीं दे पाते. तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा होकर भी हमारा सिस्टम छोटा है. एक तो ये चीज है. अब इसके आगे हम चलते हैं कि आगे हमको क्या करना है. अच्छा, दूसरा हमारा जो एनरोलमेंट पैटर्न है वो भी अलग तरीका है. एंड वी हैव नियरली 78% enrollment in the colleges and the remaining 22% in the universities. माने यूनिवर्सिटीज में हमारे यहाँ एनरोलमेंट जो है 22% है और कॉलेजेस में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट. एंड इवन कॉलेजेस एनरोल नियरली 60% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट. जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है वो भी कॉलेजेस में 60% दे करेंगे. दैट मीन्स कॉलेजेस हैव ए मेजर रोल टू प्ले इन आवर हायर एजुकेशन सिस्टम. कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा सिस्टम है. बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि कॉलेज सिस्टम ही हमारे यहाँ है. यूनिवर्सिटीज का सिस्टम, यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत ज्यादा नहीं है. जहाँ तक टीचिंग और टीचिंग की बात है वहाँ तो कॉलेजेस का रोल ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा है. then most of the students are enrolled in general education. यानी करीब करीब 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल एजुकेशन में जाते हैं, BA, BSc, BCom, MA, MSc. बाकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसको हम टेक्निकल एजुकेशन भी कहें, जो भी कहें, that part has only 25% of the total level. Research is our weakest component. Not even 1% of the enrollment is in research. Research में हमारा enrollment 1% भी नहीं है. It's only 0.7% of the total. तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो हमारा सबसे कमजोर कड़ी है हमारे उसमें. हालांकि नंबर ऑफ PhDs बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ. And we produce a large number of doctoral degrees every year. And in the year 2010-11, our universities awarded 10,000 doctoral degrees. यानी 2010-11 में अगर हम कहें तो 10,000 डिग्रीज अवार्ड की थी. The number increased to 18,000 in 2013-15. यानी 3-4 साल में ही 10,000 से 18,000 नंबर हो गया. And the number further increased to 25,000 in 2020-21. And now, as a conservative guess,
the number of PhDs being awarded in our university should be nearly 40,000, 40, somewhere between 40 to 45. तो डॉक्टोरल डिग्रीज तो बहुत है, बट हार्डली देर इज रिसर्च इन दैट. देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, डिग्रीज हैं, रिसर्च उसमें नहीं, बहुत कम. मैं नहीं समझता कि बहुत मैंने कुछ 5-10% से ज्यादा डॉक्टोरल डिग्री ऐसी होंगी जिनमें रिसर्च का एलिमेंट होगा. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई our universities don't figure in the top ranks in the international university ranking. हर साल जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश होती है वो आप देखते होंगे जनवरी में होती है. तो हमारी यूनिवर्सिटीज जो बेस्ट 200 और या कहिए इवन बेस्ट 500 में बहुत ज्यादा नहीं आती, एक दो इंस्टीट्यूशन आते हैं. द रीजन बीइंग दैट द रैंकिंग प्रोसेस gives more weightage to research oriented achievements of the institutions. तो रिसर्च ओरिएंटेड अचीवमेंट्स है उनको ज्यादा वेट देती है रैंकिंग प्रोसेस. जैसे like papers and research papers published in the reputed international journals and award of international academic awards to the faculty and the students. Even like big award like Nobel Prize, उन चीजों को ज्यादा वेट दिया जाता है. तो इसलिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं बहुत ज्यादा इंटरनल रैंकिंग में काफी पीछे रह जाती है. तो ये सब चीजें ये इश्यूज हैं. अब हम देखते हैं कि अब हम उसकी हमारा दूसरा कंपोनेंट है, उस पर आते हैं कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज. या हम ये कहें यूनिवर्सिटी से सोसाइटी को क्या एक्सपेक्टेशंस है, यूनिवर्सिटी सोसाइटी को क्या दे सकती हैं या क्या देना चाहिए. तो इस टर्म में हम अपने सिस्टम को एसेस करेंगे. The main function of the university education is to produce citizens of higher ability and character, which will have developed in them the capacity of independent thinking, critical analysis, problem solving, decision making and leadership qualities. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से डेवलप होती है. तो ये यूनिवर्सिटी का फंक्शन है कि ये जो हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो हमारे सिटीजन्स में ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलप करें. बिकॉज these are the persons who are supposed to have responsible positions in the government, business, judiciary and other fields. यानी ऐसे लोग जो हमारी इकोनॉमी के और हमारी सोशल लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, बिजनेस में बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, जुडिशरी में हैं, एजुकेशन में हैं. इनमें जो बड़ी बड़ी उनमें हमको बहुत क्वालिफाइड, बहुत ही एबल लोगों की जरूरत होती है. तो सच पीपल आर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी इस तरह के लोग पैदा करें, so that with the help of those people we are able to protect our social, moral and democratic values जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा उसमें प्रीएम्बल में दिया हुआ है कि कौन कौन सी हमारी सोशल वैल्यूज हैं, कौन कौन सी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं. उन वैल्यूज को हमको प्रोटेक्ट करना है. एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स who can discharge these responsibilities successfully. Then higher education is also supposed to provide us with professionally trained and skilled manpower who would enhance the national productivity and accelerate the process of development. देखिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमी का. उसके लिए हमको ट्रेन मैन पावर की जरूरत है, टेक्निकली ट्रेन मैन पावर की जरूरत है, और वो हमको हायर एजुकेशन सिस्टम ही दे सकता है. एक ये भी हायर एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है
कि वो हमें ट्रेंड मैन पावर दे, प्रोफेशनली एंड टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर हमको दे। तो ये है। देन हायर एजुकेशन increases or enhances the earning capacity of citizens। देखिए अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है हायर एजुकेशन से, या हम ये कहें the earning capacity of citizens is proportional to level of their education। हम ये कहें कि जितना हायर लेवल एजुकेशन एक सिटीजन का होगा उसकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा। एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन इसे जनरल रूल, ये जनरल रूल है कि हायर एजुकेशन जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा। एंड इफ सोसाइटी एज अ होल डेवलप्स इन हायर एजुकेशन, देखिए अगर पूरी सोसाइटी का हायर एजुकेशन लेवल बढ़ता है दैट मीन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटायर सोसाइटी इंक्रीज, पूरी सोसाइटी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि यू नो देयर विल बी लार्जर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। देखिए सोसाइटी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ेगा एंड गवर्नमेंट विल हैव मोर मनी टू बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, क्योंकि सरकार के पास और पैसा आएगा और उसको वो डेवलपमेंट प्रोसेस में लगा सके। तो इस तरह से हायर एजुकेशन सिस्टम में उसका रोल बहुत वाइड है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीजें हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इंडिविजुअल तैयार करती है एंड देन इट ऑल्सो प्रमोट्स सोशल इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी। देखिए प्रोफेशनल मोबिलिटी का थोड़ा कंसेप्ट समझिए। लाइक इफ ए पर्सन working in an organization, it may be an educational institution or an industry, if he improves his qualification, it is likely that his position in the system will also rise। यानी अगर वो अपनी कोई आदमी अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा लेता है तो उसके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं उनके मुकाबले जो अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाते। That means higher education qualification promotes one's chances of getting promoted to the next higher position, which is professional mobility। इसको professional mobility कहते हैं। And moreover, a person can shift to a better job from the present job। अगर अपनी क्वालिफिकेशन आदमी बढ़ा ले, अपनी हायर एजुकेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर ले, या कहिए कि अपनी स्किल्स को और ज्यादा कर ले, तो वो बेहतर जॉब में दूसरे उसमें जा सकता है। तो ये भी एक प्रोफेशनल मोबिलिटी है अलग तरह। इस तरह से प्रोफेशनल सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। एंड दैट वे हम कहते हैं कि इट्स ए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये सोशल चेंज का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हायर एजुकेशन हेल्प्स ए सोसाइटी इन रिड्यूसिंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हायर एजुकेशन। एज द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ ए सोसाइटी इंप्रूव्स, द सोशल इनइक्वालिटीज टेंड टू रिड्यूस। यानी जैसे सोसाइटी का हायर एजुकेशन लेवल बढ़ता जाता है तो सोशल इक्वलिटीज जो, या कहना चाहिए सामाजिक असमानताएं जो है वो कम होती जाती है, अपने आप। खत्म तो कभी नहीं होती। देखिए जो असमानता जो है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो, वो तो उनका खत्म होना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर वो आर्टिफिशियल नहीं है तो। देखिए जो आर्टिफिशियल है वो तो उनमें तो आप कुछ कर सकते हैं, कि जो नेचुरल है उनमें थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन से उनको रिड्यूस किया जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द functions which higher education can discharge for a society। तो ये सब चीजें हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ, एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
wants to address these issues through NEP 2020। अभी जो पॉलिसी आई है 2020 में, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट ये जो इश्यूज हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, इन कैसे एड्रेस करेगी, ये हमको देखना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि वी आर एबल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर 28% ऑफ द रेलेवेंट एज ग्रुप। हमारे पास, दैट मीन्स we still have limited facilities. First thing that the government wants to do is to bring about expansion in higher education system. Expand करना चाहती है system. This is our need, in fact. ये हमारी जरूरत है कि हम higher education system को expand करें, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ला सकें. And therefore, large scale expansion of the system is desirable for ensuring increased access and equity. Access and equity की अगर बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हायर एजुकेशन को पहुंचाएं, उसके लिए हमें सिस्टम को एक्सपेंड करना पड़ेगा. तो ये एक चीज है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, इसका ध्यान रखा गया है कि इसको एक्सपेंड किया जाए. दूसरा, secondly thing is, through this policy the government proposes to improve the quality and relevance of higher education, relevance to the society. देखिए है क्या, क्वालिटी और रेलेवेंस का क्वेश्चन बहुत दिन से उठाया जाता है कि हमारे भाई जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं, जो हमारा यूथ है उसको जॉब नहीं मिलता, मार्केट में मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करता. एक ये प्रॉब्लम है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है. एक रेलेवेंस, और रेलेवेंस भी कुछ हद तक क्वालिटी से जुड़ी है. If the product of education is not absorbed in our economic system, then we say that our product is not relevant to our social needs. तो हम की relevant नहीं है. जब वो absorb नहीं हो रहा, इसका मतलब वो relevant नहीं. तो relevance की भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी गवर्नमेंट हैंडल करना चाहती है. And for that, through NEP 2020, government proposes certain infrastructural changes. Infrastructural changes, curricular transformation, and pedagogical development. ये सब चीजें, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है और जो हमारे करिकुलम है हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम का, उसको भी इम्प्रूव करना है, और जो टीचिंग अप्रोचेस हैं, मेथड है, उनको भी एनरिच करना है. इन तीनों चीजों को जब हम करेंगे तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और उसकी रेलेवेंस भी इंप्रूव होगी. एक चीज और गवर्नमेंट करना चाहती है, देखिए स्पेशली इन जनरल एजुकेशन, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, इसमें कहीं भी वोकेशनल एलिमेंट नहीं है. दैट मीन्स देयर इज नो स्किल ट्रेनिंग. वी डोंट ट्रेन देम फॉर एनी वर्क. किसी काम के लिए हम उनको ट्रेन नहीं करते बच्चों. दे नो ओनली 2 skills, रीडिंग एंड राइटिंग. वो सिर्फ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसके अलावा उनको कोई स्किल नहीं आती. एंड दीज 2 skills हैव नो मार्केट नाउ. पहले कभी टाइम था जब ये भी स्किल है हालांकि, लेकिन इनके लिए अब मार्केट नहीं है. अब मार्केट के लिए मार्केट में दूसरी स्किल की जरूरत है. Somehow the government felt that even in general education there is a need to introduce some skill oriented curricula. कुछ स्किल ओरिएंटेड जो है करिकुलम वो बनाना चाहिए. तो ये यानी कुछ कंपोनेंट ऐसा भी हो जो स्किल ट्रेनिंग करे. जनरल एजुकेशन में भी देखिए, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो तो है ही, इसलिए जॉब के लिए तैयार करती है, स्किल ट्रेनिंग देती है. लेकिन जो जनरल एजुकेशन है उसमें भी कुछ स्किल ट्रेनिंग के एलिमेंट्स डाले जाए, सो दैट ग्रेजुएट कमिंग आउट ऑफ ए यूनिवर्सिटी शुड कम विद ए कॉन्फिडेंस. उसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई एम ट्रेन्ड फॉर डूइंग सम वर्क. उसको ये उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ये नहीं कि उसको बस
यूनिवर्सिटी से निकला या कॉलेज से निकला डिग्री लेकर, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाएगा मार्केट में, कहाँ जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। कभी एक जगह अप्लाई करेगा, फिर दूसरी जगह अप्लाई करेगा, फिर तीसरी जगह अप्लाई, बिकॉज ये नो डायरेक्शन। तो अब गवर्नमेंट सोचिए कि डायरेक्शन उसको मिलनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन में मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम में उसको मिलनी चाहिए। Therefore, he should be trained in some skill oriented areas. तो कुछ स्किल को भी अब उसमें डालने की बात। Moreover, there is a need to strengthen our research component. जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च कंपोनेंट हमारा सबसे कमजोर है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और देख इसमें एनईपी में कुछ उसके लिए प्रपोजल्स हैं, उसकी हम बात करेंगे। और देखिए हमारा जो इंटरनेशनल डायमेंशन है वो भी कमजोर है। वी सेंट अवर स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड इन लार्ज नंबर्स, लाखों स्टूडेंट्स हमारे हर साल बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आता कोई नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। हार्डली 50,000 स्टूडेंट्स, 50,000 भी नहीं है बाहर के स्टूडेंट हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बहुत, लेकिन हमारे जाते बहुत हैं, लाखों। दैट मीन्स ये जो इंटरनेशनल डायमेंशन है ये भी हमारा कमजोर है, इसको भी हमको मजबूत करना है। और जो हमारे सिस्टम का जो गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नेंस को भी हमको ठीक करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेशनल पॉलिसी से की गई है। अब देखिए एनईपी में कहा क्या गया है, लेट अस सी ऑन इट, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। एक तरह से एनईपी 2020 गिव्स ए न्यू डेफिनेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन ही उसने अलग दी। जैसे according to NEP 2020, a university is defined as a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and postgraduate programs with quality teaching, research, and community engagement. This is how NEP 2020 defines a university. मैंने ये एक यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन उन्होंने दी है। क्या कहा? एक तो इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, दैट मीन्स ए यूनिवर्सिटी शुड टीच मल्टीपल डिसिप्लिन्स, यानी एक ही डिसिप्लिन का कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन दोनों हो, रिसर्च भी हो, क्वालिटी टीचिंग में हो, और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हो, यानी इंस्टीट्यूशन शुड वर्क विद द कम्युनिटी एंड फॉर द कम्युनिटी अराउंड। तो ये कम्युनिटी जो वर्क है वो भी उसमें शामिल है, वो होना चाहिए, ये है, ये उसमें दिया हुआ है। तो ये पॉलिसी चाहती है। देन इट प्रपोजेस इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड undergraduate courses of 3 to 4 years of duration. अभी तक तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो मोस्टली 3 ईयर कोर्सेज हैं। अब कहने के नहीं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, और इवन 5 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। क्योंकि जो इंटरनेशनल पैटर्न है उस पे हमारे सिस्टम को लाने की बात है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं वही हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये है कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज हों, एंड देयर शुड बी इंप्रूवमेंट इन टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज। रिसर्च फैसिलिटीज को भी उसमें डाला जाए, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट उनमें किया जाए, और ओपन एंड फ्लेक्सिबल चॉइस हो। थोड़ा सा ये इसको ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक हम क्या है कि हम बीए बीएससी में ग्रुप बना देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक ग्रुप बन गया, इसके बाद दूसरा ग्रुप है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ये दूसरा ग्रुप। अब जो पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला है वो ये नहीं कह सकता कि मैं केमिस्ट्री नहीं लूंगा और बॉटनी नहीं लूंगा, यानी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बॉटनी इज नॉट अलाउड, ये अलाउड।
अब ये फ्लेक्सिबिलिटी कहता, पॉलिसी ये कहती है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यानी चॉइसेस शुड बी ओपन टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ओपन चॉइस हो, वो जो चाहे पढ़े, जो भी सब्जेक्ट चाहे वो पढ़े। देखिए, ये देखने की बात है कि कितना प्रैक्टिकल होगा, ये एक अलग बात है, लेकिन पॉलिसी ये कहती है कि हम ओपन चॉइस देना चाहते हैं, जिसको जो पढ़ना हो वो पढ़े। हम सब्जेक्ट को फैकल्टीज में नहीं बांट सकते। एक फैकल्टी का स्टूडेंट वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जो उस फैकल्टी पढ़ाए जाते हैं, साइंस फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, नो। अगर साइंस का स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट साइंस के लिए और एक वो आर्ट का लेना चाहता है, हिस्ट्री का, देन इस पर को अलाउ करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस, चॉइस से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और एक चीज और इसमें है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ये भी एक प्रपोजल नेशनल पॉलिसी में दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, इसको तो समझना पड़ेगा। अभी तक क्या था हमारे पास, सपोज आफ्टर पासिंग क्लास 12 a student goes to for a college, goes to a college for a BA degree, BA में उसने एडमिशन ले ली, and somehow after 1 year he has to leave the course। 1 साल बाद उसने कोर्स छोड़ दिया, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या मानी जाएगी मार्केट में, इसको समझ। 12th क्लास उसने पास किया था, उसके बाद BA में एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ा, उसको एक मार्केट भी मिल गई, तो लेकिन मार्केट उसकी क्वालिफिकेशन क्या मानेगा? सिर्फ इंटरमीडिएट ही मानेगा, 12th तक ही मानेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इसी तरह का है। वो 1 साल जो है उसको नहीं रिकॉग्नाइज करता मार्केट। वो 3 साल की डिग्री पूरी कर लेगा तो मार्केट मानेगा, लेकिन 1 साल बाद छोड़ेगा तो उसको नहीं मानेगा, 2 साल बाद छोड़ेगा तो भी नहीं मानेगा। अब ये पॉलिसी कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं। इसका मतलब जो 1 साल में BA में उसने पढ़ा है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। 2 साल में कोई छोड़ दे तो भी उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। 3 साल में कोई अपना कोर्स छोड़ दे तो भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, और 4 साल तक पूरा करे तो कोई बात तो ठीक ही है, क्योंकि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स प्रपोज्ड, NEP proposes 4-year integrated undergraduate कोर्स, ठीक है, 4 साल का कोर्स हो प्रपोज्ड है। लेकिन अगर कोई 1 साल में ही छोड़ देता है कोर्स, then he should also be given a certificate। उसको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए which should be recognized in the job market। यानी जॉब मार्केट में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। कुछ जॉब ऐसी हो जो एडवर्टाइजमेंट में बाकायदा लिखें कि 1 year इंटीग्रेटेड कोर्स जिसने किया है उसको हम मांगते हैं। सिमिलरली इफ somebody leaves the course after 2 years, 2 साल बाद कोई छोड़ देता है, तो उसको भी डिप्लोमा वगैरह कुछ दिया जाना चाहिए 2 साल बाद, and that certificate or that diploma should also be recognized in the job market। जॉब मार्केट में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। 3 साल बाद कोई छोड़े तो उसको भी डिग्री दे देनी चाहिए, BA BSc की 3 year डिग्री, और उस पर लिख दिया जाए कि इसने 4th ईयर जो कि रिसर्च ओरिएंटेड होगा उसको नहीं किया है। ये जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स की बात है ना, इन दिस 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स 4th ईयर इज सपोज टू बी रिसर्च ओरिएंटेड। चौथा साल है वो एक तरह से रिसर्च की ट्रेनिंग होगी, एंड दिस कैन लीड द कैंडिडेट डायरेक्टली टू डॉक्टोरल डिग्री, यानी उसको सीधे PhD में दाखिला हो जाएगा। अगर किसी ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स विद 4th ईयर स्टडी फॉर ट्रेनिंग इन रिसर्च, he can directly go for doctoral degree। ये उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से हर साल के लिए हम वो उसको सर्टिफिकेट देंगे, ये इसमें प्रपोजल है। दूसरा, अभी तक हम
जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं वो हम मार्क्स में करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं से हम चलेंगे और क्रेडिट सिस्टम लागू होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसको लागू करेंगे और ग्रेड पॉइंट एवरेज की टर्म्स में हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। परसेंटेज में, मार्क्स में जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं। तो ये हो। इसके बाद यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो, जैसा कि मैंने बताया, मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी। सब यूनिवर्सिटीज में सब चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज की दो कैटेगरीज होंगी। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, ये दो तरह की यूनिवर्सिटीज होंगी। मल्टी डिसिप्लिनरी तो दोनों ही होंगी, लेकिन एक होगी टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, जहां टीचिंग पे ज्यादा एम्फेसिस होगा, रिसर्च पे कम। Similarly, there will be other category where more emphasis will be given on research than on teaching. इस तरह से दो तरह की यूनिवर्सिटीज में डिवाइड किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली दीज यूनिवर्सिटीज विल बी फंडेड। उसके हिसाब से इनकी फंडिंग की जाएगी। तो इस तरह से दो तरह की यूनिवर्सिटीज की बात करें। तो एक और प्रपोजल जो उसमें आ रहा है एनईपी में, वो है कॉलेज एफिलिएटिंग सिस्टम should go by 2035, 2035 तक कॉलेज एफिलिएटिंग सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। यानी ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं रहेगा, बट इट विल नॉट बी डन अवे विद एब्रप्टली। ऐसा नहीं कि फौरन इसको खत्म कर दें, इसको धीरे धीरे और स्टेप वाइज इसको टेकअप किया जाएगा। जैसे एज ए फर्स्ट स्टेप, देखिए पहली चीज तो ये है कि हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं, जैसा कि मैंने बताया 46,500 करीब है, एंड सम ऑफ द कॉलेजेस आर वेरी लार्ज इन साइज एंड वेरी गुड आल्सो एज फार एज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न। कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं, बड़े साइज के, 15,000 20,000 के कॉलेज हैं। तो कॉलेज बहुत छोटे भी है, बहुत बड़े भी है, और कुछ कॉलेजेस तो इतने अच्छे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से भी बेहतर उनकी पोजीशन है, साइज में भी, एनरोलमेंट में भी, और इवन टीचिंग एंड रिसर्च क्वालिटी में भी। तो ऐसे जो कॉलेजेस हैं उनको सीधे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देने में कोई हर्ज नहीं, वो कर देना चाहिए, इंडिपेंडेंट उनको यूनिवर्सिटी स्टेटस दे देना चाहिए। एंड देन के बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो काफी अच्छे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के लायक अभी नहीं, उतने बड़े साइज में भी नहीं है और उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास नहीं है, बट इवन देन दे आर गुड इंस्टीट्यूशन। पॉलिसी कहती है ऐसे कॉलेजेस को ऑटोनोमस स्टेटस दे देना चाहिए, ऑटोनोमस कॉलेजेस। ये स्कीम ऑलरेडी पहले से चली आ रही है, और ऑटोनोमस कॉलेज अभी भी शायद 135 या 140 के करीब है ऑल ओवर द कंट्री। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं रही, लेकिन है उतना। एंड पॉलिसी कहती है कि नहीं, ये स्कीम रहे, जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया जाए, सो दैट दे प्लान देयर ओन करिकुलम, दे कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन, सब कुछ अपने आप करें, मैनेज देयर ओन फंड्स। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री दे, मैंने जिस यूनिवर्सिटी के साथ वो हूं वो सिर्फ डिग्री दे, बाकी सारा काम कॉलेजेस खुद करें। इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विल फील रिलैक्स्ड, एंड यूनिवर्सिटीज विल हैव टाइम टू डेवलप क्वालिटेटिवली देयर ओन प्रोग्राम्स। अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करेगी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का ध्यान कॉलेजेस के उसमें नहीं रहे। तो ये होगा। और कुछ कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज के पास ही है, बहुत दूर नहीं है कैंपस से, या कैंपस के अंदर ही है, they will be given the status of constituent colleges। अब भी ये स्कीम है, कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ अब भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, यानी उनमें क्या है कि वो अलग इंस्टीट्यूशन जरूर है, बट
they are administered by the university. They are funded by the out of the university fund. जो यूनिवर्सिटी के फंड है उन्हीं से उनको फंडिंग की जाती है और वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ही उनको करता है. लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ्स वो सब यूनिवर्सिटी करती है. तो ये है कॉलेजेस में. अब तक क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज में ऐसा नहीं होता. एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो टीचर्स के जो सिलेक्शन हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन करता है स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी नहीं करता, भले ही कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. तो ये चीज से थोड़ा सा इस तरह से नेशनल पॉलिसी उसको तो करना चाहती है. तो ये है. दूसरा ये है कि ये जो कॉलेजेस हैं, जो 3 कैटेगरी हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और एक वो कॉलेजेस जो जिनको अच्छे कॉलेज हैं उनको हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे. इनकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी. देखिए, इनकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी. मान लीजिए देयर इज वन ऑटोनोमस कॉलेज. अभी किसी कॉलेज को ऑटोनोमस कॉलेज बना दिया, एंड ओवर टाइम it has developed academically, in terms of infrastructure and quality of research and quality of teaching, everything. उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, and then that college can be raised to the level of a university. तो उसको भी फिर टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंटेंसिव कन्वर्ट किया. सिमिलरली जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उनके बारे में भी सोचा जा सकता कि भाई वो अगर अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो उनको भी हम एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देने की पोजीशन में हो सकते. तो लाइक दैट. तो 2 चीजें हैं. एक तो कॉलेजेस का एफिलिएटिंग सिस्टम खत्म किया जाएगा. दूसरा, जो बिगिनिंग में जिनको ऑटोनोमस कॉलेज बनाया जाएगा उनको रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, और जब भी ऐसा लगेगा कि वो इस लेवल तक डेवलप हो गए कि उनको यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, देन दोज कॉलेजेस कैन बी गिवन यूनिवर्सिटी स्टेटस. ये चीज वो उसमें पॉलिसी में है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि देखिए, इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, है ना. टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये नहीं, ये सब नहीं. क्योंकि एवरी यूनिवर्सिटी विल हैव टू बी ए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन. हर इंस्टीट्यूशन में सब कुछ पढ़ाया जाएगा. इसमें टाइम लगेगा, ये आप समझ सकते हो. जो यूनिवर्सिटी अभी तक एक ही फैकल्टी की है, जैसे मान लीजिए एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के ही होंगे. उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना थोड़ा सा उसमें है, टाइम भी चाहिए और फंडिंग भी चाहिए, और उसमें काफी इफर्ट्स उसको करना पड़ेगा. तो ये सब चीजें करनी है गवर्नमेंट को अंडर NEP 2020. इतना सारा ये सब इसमें टाइम लगेगा. एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन 20 years टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. 2020 से 2040 तक 20 साल का टाइम दिया गया कि 20 साल के टाइम में आप धीरे धीरे चीजों को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि सिस्टम को ट्रांसफॉर्म होना पूरे. ये एक्सपेंशन के लिए क्या कहती है पॉलिसी? अभी हमारी GER है 28, मैंने उस दिन बताया. पॉलिसी सेज दैट विद इन द नेक्स्ट 15 years up to 2035 GER has to be raised to 50. GER को 50% करना है अगले 15 साल में, 2020 से 35 तक. अब तो 10 ही साल रह गए, 5 साल तो निकल ही गए. तो यानी अगले 10 साल में 50 होना चाहिए. यानी हमारा जो रेलेवेंट एज ग्रुप है उसके 50% लोगों के लिए हमारे पास हायर एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए. लेकिन ये होना चाहिए 2035 तक, टाइम दिया हुआ. दैट मीन्स वी हैव टू गो फॉर एक्सपेंशन. हमको एक्सपेंशन करना पड़ेगा फैसिलिटीज का, और उसके 3 तरीके
बताए, बाकायदा मेथड भी बताया, एक्सपेंशन कैसे करेंगे ये पॉलिसी में बताया। एक तो इन्होंने पॉलिसी कहती है वी कैन इंक्रीज इनटेक इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं ऑलरेडी उनमें हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के थोड़ी सी फैकल्टी और नई अपॉइंट करके सीटें बढ़ा सकते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं। और दूसरे तरीके हैं जैसे कुछ इवनिंग क्लासेस करके, जहां जहां मॉर्निंग क्लासेस ही हैं इवनिंग नहीं है वहां इवनिंग क्लासेस चलाता है, इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी और इनटेक उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग तो वही रहेगी, स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, तो स्टाफ और ले आइए और उसमें कर दीजिए। तो इस तरह से एक तरीका तो ये है इंक्रीज इनटेक इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। दूसरा ये है कि ओपन न्यू इंस्टीट्यूशंस इन अनसर्व्ड एरियाज, ऐसे एरियाज जहां अभी तक इंस्टीट्यूशंस नहीं या नंबर में कम है, ऐसे एरियाज में और ज्यादा और इंस्टीट्यूशंस आप खोलिए, स्टार्ट करिए इंस्टीट्यूशन नए। और इंस्टीट्यूशन वही मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए एंड दे शुड प्रोवाइड एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में वो एजुकेशन है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन हम खोल सकते हैं। दूसरा, तीसरा है प्रमोट ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ऑन लार्ज स्केल। ये एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए, ये एक बहुत अच्छा टूल है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करें। ओपन यूनिवर्सिटीज और खोल है। देखिए हमारे यहाँ इस वक्त अभी क्या है कि 16 ओपन यूनिवर्सिटीज है, 16 ओपन यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द कंट्री एंड 14 आर स्टेट यूनिवर्सिटीज, one is a central university, IGNOU, and one is a private university somewhere. Pune में शायद है private open university. So like that we have 16 open universities. Initially proposal was to have one open university in each state. हर स्टेट में एक ओपन यूनिवर्सिटी हो, ये प्रपोजल था, लेकिन अभी वही स्कीम पूरी नहीं हुई है, कम से कम उसको करें। हर स्टेट में एक ओपन यूनिवर्सिटी खोले हैं और हर यूनिवर्सिटी में जो हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हर एक में एक डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर खोला है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन वो हमारा जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है उनमें भी चले। इस तरह से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने सिस्टम। इसके बाद NEP टॉक्स ऑफ ICT एनेबल्ड टीचिंग, इससे बहुत जोर पॉलिसी में दिया है। टीचिंग में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इसके कई कंपोनेंट हैं। इफ यू वांट टू प्रमोट ICT एनेबल्ड टीचिंग, क्या करना पड़ेगा आपको? एवरी इंस्टीट्यूशन शुड हैव ICT इक्विपमेंट। हर इंस्टीट्यूशन में इक्विपमेंट होने चाहिए, जो भी ICT में जरूरत है, जो भी मीडिया इक्विपमेंट की जरूरत है वो सब उसमें हो। दूसरा, all teachers should be trained in the use of ICT equipment। सारे टीचर्स की ट्रेनिंग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि सारे टीचर्स को ICT में ट्रेनिंग देना। और बहुत से टीचर्स तो हमारे खासकर सीनियर टीचर तो ऐसे हैं जिनको अभी तक कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही यूज नहीं करते। यंग लोग तो करते हैं, यंग टीचर्स करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स अभी ऐसे मिलेंगे जिनको जरूरत है। और ICT and artificial intelligence, they are likely to have a greater role in teaching learning post process in future। फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है, इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। और इसलिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट का है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये एक सिस्टम क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट जो ये काम करेगी
पूरे देश में इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भी इंस्टीट्यूशंस की मदद करेगी। एंड देन लार्ज स्केल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम will also be organized by universities for training teachers in ICT use. ICT use में तो उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो ये सब होगा। अभी एक चीज और है, सोशल रेलिवेंस की हम अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरी ईयर 1 करोड़ 1 crore 10 million graduates and postgraduates pass out of our university. 10 मिलियन ग्रेजुएट्स हमारी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। रफली गवर्नमेंट डेटा ये कहता है कि आधे को भी जॉब नहीं मिल पाती, उनमें से 50% को भी जॉब नहीं मिलती। और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा मैंने एक दिन देखा, तो उसमें उनका कहना यह है कि 75% MBA and 80% engineers produced by Indian universities are not directly employable. सीधे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया था। यानी 75% MBA और 80% इंजीनियर्स ऐसे निकलते हैं जिनको सीधे जॉब नहीं दे सकते। They must wait either or they must undergo some other training, short term training, कुछ स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है। तो और एक और अजीब चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेस विद लेवल ऑफ एजुकेशन। ये भी मैंने अभी कहीं पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट इज लीस्ट एमंग इलिटरेट पीपल। जो बिना पढ़े लोग हैं उनमें कम अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है, एंड इट इज हाईएस्ट अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उनमें है जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उनमें सबसे ज्यादा। दिस इज रियली बहुत हैरान करने वाली चीज है कि जितना हम एजुकेशन देते जाएंगे उतने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। उसमें कई चीजें हैं, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट का फिनोमेनन। सम पीपल trained as engineers are working as junior engineers, बहुत से लोग करते हैं, करना पड़ता है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। टीचर जो है वो टीचर हु इज ट्रेंड फॉर टीचिंग से 9th and 10th classes secondary level and they are employed as primary school teachers। ये है, ये इस तरह की सिचुएशन। और एक ऐसा भी है कि जिसको हम कह सकते हैं को मिस एम्प्लॉयमेंट है। ए पर्सन इज ट्रेंड टू बिकम ए टीचर बट ही इज वर्किंग इन ए बैंक एज ए क्लर्क। ये सब चीजें भी हैं। तो इन सब चीजों का भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर इतना अनएम्प्लॉयमेंट हमारा है क्यों है। एजुकेटेड लोग भी हैं, हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स भी निकलते हैं, इकोनॉमी भी हमारी बढ़ रही है। अभी हम 2 दिन पहले ही टीवी पे देख रहे थे कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की यूएस, चाइना और जर्मनी, इन 3 के बाद 4था नंबर हमारा है। और जर्मनी और इंडिया में बहुत ज्यादा जीडीपी में फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों, जर्मनी और इंडिया बोथ आर एट द 3rd पोजीशन। तो तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उम्मीद है कि आगे भी बड़ी तेजी से होगी। लेकिन फिर भी क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट? एक तो प्रॉब्लम ये है कि वी हैव ए सरप्लस मैन पावर।
मैन पावर हमारे पास है। ओनली ऑन 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वी आर नियरली 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। दुनिया की पूरी आबादी है उसके 18% 2.4% लैंड के ऊपर हम लोग रहते हैं। यानी लैंड हमारे रिसोर्सेज या कहिए कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। एंड इफ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज लाइक यूएसए द रिचेस्ट वन, वहां क्या है? देखिए वहां उन लोगों का जो एरिया है ना वो हमसे 3 गुना है यूएस का। यानी लैंड एरिया उनका 3 टाइम्स है और पॉपुलेशन हमारी उनसे 4 टाइम्स। नाउ दैट मींस सिंपल अर्थमेटिक ये बताता है 12 इंडियंस एंड 1 अमेरिकन शेयर द सेम रिसोर्स। उतनी ही लैंड एरिया हिस्से में आती है, एक अमेरिकन 12 इंडियन। तो एक तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, वी आर ओवर पॉपुलेटेड। उससे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए पॉपुलेशन सिर्फ यही नहीं है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उससे होती है। देखिए उससे इट बिगेट्स पॉवर्टी, गरीबी इससे होती है। ज्यादा लोग रहेंगे, रिसोर्सेज कम होंगे तो गरीबी, पॉवर्टी। इट लीड्स टू pollution, more pollution, increased crime, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी क्राइम भी उसी रेशियो में, इल हेल्थ, बीमारी भी उतनी ज्यादा फैलेगी। एंड इट विल आल्सो लीड टू मोर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में वो भी ज्यादा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैव हैवी बर्डन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का हैवी बर्डन है हमारे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की है। दूसरा स्किल मिसमैच है। You know what is taught in the universities is not required by the industry, and what is required by the job market, is not taught in the universities. ये दोनों में आपस में डायलॉग होता है। And economic system and educational system should not work independently. In fact, they should have continuous dialogue, so that whenever university develops its curriculum, it should have डायलॉग विद द इंडस्ट्री कि आपको किस तरह के लोग चाहिए, हम वैसे ही पैदा करें। आप बताइए, इंडस्ट्री बताएगी उन्हें किस तरह के लोग चाहिए, तब वो होगा। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम अभी एनईपी में, अच्छा, गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट पुअर क्वालिटी ऑफ रिसर्च। जो हमारा रिसर्च है उसके बारे में यूनिवर्सिटी काफी कंसर्न है। Through NEE 2020, government wants to create some institutions as research universities. कुछ institutions को सरकार research university बनाना चाहती है। It's a part of NEP, उसी का हिस्सा है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से लिया? पहले से कुछ कंट्रीज करते रहे हैं। Like USA has identified 8 universities long back. बहुत पहले उन्होंने 8 यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया। And those universities are their research universities, best quality institutions। 8 है उनके यहाँ, उनको कहते हैं वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। आईवी लीग, IVY, आईवी लीग, LEAGUE, आईवी लीग यूनिवर्सिटी, ये नाम है उनका। कैटेगराइज कर दिया है उनको एक जगह से। और जिस बच्चे का आईवी लीग में एडमिशन हो जाता है वहां, देयर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली ग्लैड, बहुत खुश होते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो और उसका एडमिशन IIT में हो जाए किसी में, तो पेरेंट्स खुश होते हैं। सिमिलरली वहां आईवी लीग इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन हो जाए किसी बच्चे का, तो क्या है कि बहुत बड़ा
इट इज सपोज टू ए बिग अचीव, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। तो वो रिसर्च यूनिवर्सिटीज है उनकी, दे आर यू नो accordingly they are funded, fund होता है, and some of them are private also, जैसे हार्वर्ड इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट इट्स ए आईवी लीग इंस्टीट्यूट, आईवी लीग, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इस तरह से प्राइवेट भी है। सिमिलरली द आइडिया वाज पिक्ड अप बाय चाइना लॉन्ग बैक, चीन ने भी इस आइडिया को लिया, एंड दे ऑल्सो लॉन्च ए प्रोडक्ट कॉल्ड C9 नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया। C9 का मतलब ये, इनिशियली उन्होंने 9 यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई की और उनको एडिशनल फंड देकर रिसर्च यूनिवर्सिटीज में डेवलप किया, एंड दे स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट समटाइम्स इन 1980s, जो 1980s की बात है, यानी करीब करीब ये समझिए कि 40 साल हो गए, तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट चाइना ने शुरू किया था। तो इनिशियली दे आइडेंटिफाइड 9 only, but then continuously they kept on adding more institutions to this list, and now the number has gone up to 40. करीब करीब 40 यूनिवर्सिटीज को चाइना ने अपनी रिसर्च यूनिवर्सिटीज में डेवलप कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं, हमको भी ये करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने ये आइडिया लिया है कि भाई हमको रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज बनानी पड़ेंगी, और पैटर्न वही होगा, some good institutions will be identified, those institutions will be given increased funds to develop them into research university, और उनका नाम भी अलग होगा, जैसे यूएस में आईवी लीग है, C9 है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि उनका नाम हम रखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, MERU, मेरू। तो मेरूज का कॉन्सेप्ट एक है, कुछ यूनिवर्सिटीज हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे जिनको हम इंक्रीज फंड देंगे, जिससे उनमें क्वालिटी रिसर्च होगी, एंड दोज विल बी ओपन फॉर इंटरनेशनल फैकल्टी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सबके लिए वो। इस तरह से उस सिस्टम को डेवलप किया। इसके बाद सब पॉलिसी टॉक्स ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल डायमेंशन भी हमारा बहुत कमजोर, हमारे स्टूडेंट बाहर जाते तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आते, कोई भी नहीं आता, थोड़े से, हार्डली लेस देन 50,000, एंड those also from Nepal, Bhutan, nearby places, Thailand, यहीं से आते हैं, यूएस से और वहां से मैंने यूके से कोई नहीं आता। तो ये डायमेंशन जो है ये हमारा कमजोर है, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि what are the things that we can give, we can export। एजुकेशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरों को देते, we have to identify। And international education is a very big business, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। It's a nearly $400 billion business, 400 बिलियन का बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया। यानी जो होस्ट कंट्रीज हैं जहां बाहर से बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो 400 बिलियन एनुअली अर्न करते हैं, कमाते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन, और उसमें 25% शेयर अमेरिका का ही है। अकेला अमेरिका जो है वो 100 बिलियन। अच्छा, ये डेटा भी मैं 2-3 साल पुराना बता रहा हूँ आपको, हो सकता है अब और ज्यादा ये हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर हर साल बढ़ता नहीं। इस तरह से ये इंटरनेशनल एजुकेशन चल रहा है। और हमारे 2024 का, पिछले साल मिनिस्ट्री ने डेटा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
13.35 lakh students are studying abroad. Indian students are studying abroad. यानी 13.35 13.35 लाख इतने स्टूडेंट जो है वो बाहर हैं. हर साल जाते हैं, हर साल कुछ लौटते हैं, लौटते बहुत थोड़े से, जाते बहुत ज्यादा है. तो नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और 35% उनमें से 35% यूएसए नहीं है. बाकी और सारे कंट्रीज में, जर्मनी है, जापान जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहुत सारी 5-6 कंट्रीज है जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं. वहां लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट जाते हैं. 35% अकेले यूएस में जाते हैं. और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहां 13 लाख प्लस, दे स्पेंड 4 लाख करोड़ पर एनम, 4 लाख करोड़ ऑफ रुपीज पर एनम, यानी 50 बिलियन यूएस डॉलर, 50 बिलियन यूएस डॉलर वहां खर्च करते हैं, जो कि करीब करीब 4 लाख रुपए करोड़, 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा. एंड दिस अमाउंट इज more than 4 times our annual education budget. यानी जितना हमारा एजुकेशन का बजट है एनुअल, उसका 4 गुना है. इतना हमारा बाहर खर्च हो जाता है. गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट. गवर्नमेंट ये तो बहुत गड़बड़ है कि जितना हम यहाँ एजुकेशन पे खर्च करते हैं उससे 4 गुना तो हमारे बच्चे बाहर खर्च करते हैं. ये तो ठीक नहीं. और सिर्फ इतना ही नहीं है, यू नो, many of them don't come back after their education. वो वापस भी नहीं आते. यूएसए से तो 80% नहीं आते वापस, 80% वहीं रह जाते. बाकी दूसरे कंट्रीज हैं, उनमें से कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते. एंड ए लार्ज नंबर सरेंडर देयर इंडियन सिटीजनशिप. वो अपनी सिटीजनशिप भी छोड़ देते. मैटर इज वेरी सीरियस. ये बहुत सीरियस मैटर है. तो ये इंटरनेशनल एजुकेशन का, इसके बारे में अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमको कुछ करना चाहिए. 1/3 of scientists and engineers working in the USA, institutions, universities and research institutions, 1/3 are of Indian origin. 1/3 जो साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स जो काम करते हैं यूएसए में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, 1/3 इंडियन ओरिजिन के हैं, यहाँ के रहते. वो अलग बात है कि उन्होंने सिटीजनशिप भी छोड़ दी, वो अलग चीज है, लेकिन इंडियन ओरिजिन तो वहां है. तो ये चीज है, प्रॉब्लम है, और इसको गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए. थ्रू NEP 2020 दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस, गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कुछ इंस्टीट्यूशंस को, वी शुड इनवाइट सम गुड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज टू स्टार्ट देयर सेंटर्स इन इंडिया. यानी कुछ इंस्टीट्यूशन को इनवाइट किया जाए जो हमारे सेंटर खोले. Similarly, some of our good institutions should start centers abroad, so that there is a mutual give and take of academic programs. उससे गवर्नमेंट सोचती है कि इससे जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा. तो ये एक चीज है जो गवर्नमेंट करना चाहती है. अभी फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत वाइड होने वाला है. धीरे धीरे मैंने यूनिवर्सिटी का रोल बदल. देखिए, the prosperity of a society is measured in terms of economic strength.
आजकल वही सबसे पावरफुल माना जाता है, जिसकी इकोनॉमी सबसे मजबूत। एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी, क्या आप पैदा कर रहे हो अपने यहाँ, कितना पैदा कर रहे हो, ट्रेड एंड बिजनेस, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये चीजें हैं जिन पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करेगी। यानी आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपका ट्रेड एंड बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कितनी स्ट्रॉन्ग। और ये चीजें अब ज्यादा जब से, यानी कहते हैं ना कि एलपीजी, यू नो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चीज जब से आई है तब से सारी दुनिया कॉन्सेप्ट हो गई है कि भाई हमको अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, हमको अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को बेहतर करना। लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ भी 1991 से शुरू हुआ। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है अपने रूल्स को थोड़े से वीक करे, उसको हम कहते हैं कि भाई ये लिबरलाइजेशन हो गया। अपने जो कानून है उनको स्ट्रिक्ट नहीं है, उन्होंने उनको थोड़ा सा वो कर दिया, माइल्ड कर दिया। तो ये है कि ये भाई आपका इकोनॉमी को उन्होंने लिबरलाइज कर दिया। इसके बाद दूसरी टर्म है प्राइवेटाइजेशन, कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के का जो इकोनॉमिक सिस्टम है या गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, जो भी है, उसमें प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन हो, पार्शियली भी हो सकता है, फुल भी हो, उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन, दैट मींस इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर ओपन्ड फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड एंड बिजनेस के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल दीजिए, और ये तीनों चीजें होगी सर। यानी नेशनल लेवल पे सरकारों ने अपने कंट्रोल को कम किया, लिबरलाइज किया, प्राइवेट लोगों को इनवाइट किया, इन्वॉल्व किया ट्रेड एंड बिजनेस में, और इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल दिया। इससे इंटरनेशनल एजुकेशन को बहुत बल मिला, इंटरनेशनल एजुकेशन से इसको काफी उसको वो मिला, और ये चल रहा है। अब दैट मीन्स, इसका मतलब ही क्या है, एनी यूनिवर्सिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, it may be in USA or in India, it's not only producing graduates and postgraduates for their own industry, but also for industry and employment in other countries. माने हम एक तरह से इंटरनेशनल ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं जो कहीं भी जाकर जॉब ले सकते हैं। हमारी जॉब अब ये है, माने यूनिवर्सिटीज का फंक्शन बहुत वाइड अब हो गया। अपने देश के लिए हम मैन पावर पैदा नहीं कर रहे, एवरी यूनिवर्सिटी प्रोड्यूसिंग मैन पावर फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी हम लोग पैदा कर। तो अब स्टेज यहां पहुंच गई, और धीरे धीरे अब ये और ज्यादा चेंज होती जाएगी। जो मार्केट फोर्सेस है उनकी डिमांड अलग अलग तरह की डिमांड होने लगी। ग्रेजुअली डिग्री एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जीपीए, these are losing their importance, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो। आपके पास कौन सी डिग्री है, कहां से आपने किया है, धीरे धीरे this will lose its meaning, इसका मीनिंग खत्म हो रहा है। what will be meaningful is the skill, you know, स्किल क्या आता है, आपको क्या करना आता है, दैट इज ये सब धीरे धीरे अब होने जा रहा कि एम्प्लॉय ये चाह रहे, एम्प्लॉयर्स
may shift their hiring policies towards skill than on degree and GPA. स्किल क्या, आपको क्या काम करना आता है, ये इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे दैट मीन्स यूनिवर्सिटी डिग्री विल सर्व ओनली एज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन. नियर फ्यूचर में ये होने जा रहा है कि यूनिवर्सिटी डिग्री सिर्फ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, ड्यू टू विच यू कैन अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर जो टेस्ट ले रहा है उसके लिए एलिजिबल हो आप. स्किल इंपॉर्टेंट होगी एंड एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट. एक्सपीरियंस मीनिंग ज्यादा मीनिंग रखेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है जिस काम के लिए, और स्किल्स आपकी क्या. दैट मीन्स इन फ्यूचर universities will have to keep in continuous touch with the employers. Employers के touch में continuous, so as to reshape their curriculum according to the requirements of the industry, requirements of the employers. Employers की जो requirement है उसके हिसाब से उसको अपनी उसको पढ़ाना वो करना पड़ेगा. स्टूडेंट भी जब एडमिशन लेने जाएगा वो यही देखेगा कि कौन सी स्किल यहाँ कौन सी स्किल्स की यहाँ ट्रेनिंग होती है वो देखें. एंड अकॉर्डिंगली स्टूडेंट विल सीक एडमिशन. उसको जो स्किल सीखनी है अगर वो इंस्टीट्यूशन में है तो वो एडमिशन लेगा, वरना वो दूसरे इंस्टीट्यूशन देगा. तो ये स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पूरी की पूरी होने जा रही है. एंड देन एक कॉन्सेप्ट और है, इकोनॉमी का ही है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. ROI कहते हैं. ROI. स्टूडेंट जब इंस्टीट्यूशन में जाएगा एडमिशन लेने तो ही विल एसेस द कोर्स इन टर्म्स ऑफ ROI, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की टर्म में उसको ये एसेस करेगा कि जो जिस प्रोग्राम में मैं दाखिला ले रहा हूं उसमें जितना मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, इज इट वर्थ, इसका क्या मुझे रिटर्न उतना मिल जाएगा जितना मैं उसमें इन्वेस्ट करूं. ROI का कंसेप्ट उसमें आ जाएगा. Students will evaluate the course in terms of time and money spent. जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसकी और जितना टाइम उसमें लग रहा है उसकी टर्म में उसको एसेस करेगा. Is the degree worth the cost of investment? ये सवाल होगा कि जो डिग्री कर रहे हैं, is it worth the time and money the young man spends? ये चीज अब आने वाली है. दूसरा, स्किल एजुकेशन इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लगातार, because technology is developing fast and skills are getting updated regularly. And everybody has to go back to the institution for updating its skills, because skills will become irrelevant after a short period. 3-4 साल बाद स्किल जो है वो irrelevant हो जाएंगी और जो एम्प्लॉय है उसको दोबारा जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए. दैट मीन्स एजुकेशन is going to become genuinely a lifelong process. अब तक तो कहते हैं ना एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जेन्युइनली होने जा रही, यानी irrespective of age and experience, everybody must go back to the institution for skill updation. अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, ट्रेन लेने के लिए तो जाना पड़ेगा हर एक को. तो सही मायने में लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हो जाए, ये होने जा रहा. ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू बी प्रोमोटेड ऑन अ लार्ज स्केल वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन का तो बहुत ज्यादा स्कोप होगा थैंक्स टू दी कोविड-19. देखिए कोविड-19 से पहले ये सब नहीं था, लेकिन कोविड-19 has forced us to adopt
ऑनलाइन लर्निंग, उसने हमको सिखा दिया, नई नई चीजें आ गई, मूक्स वगैरह ये सब आ गए। तो ये चीजें ये होने जा रही, एंड दीज आर द चेंजेस व्हिच आर सपोज टू बी मेड through national policy in education, and for that government also proposed to change certain things in the governance, university governance. तो ये अभी चीजें नई होने जा रही है। मैं और देख रहा हूँ कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मैं मिस कर गया हूँ। हाँ, एक चीज और रह गई। So far we have only one institution which oversees the functioning of higher education in the country, and that is University Grant Commission. यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे पास अकेली ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पूरे देश की हायर एजुकेशन को मॉनिटर करती है, फंडिंग भी करती है, उनके स्टैंडर्ड्स को भी मॉनिटर करती है। एवरीथिंग इज डन बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट। बट द सिस्टम हैज ग्रोन सो लार्ज दैट a single institution is unable to manage the whole thing. ये पूरा चीज यूजीसी अब नहीं कर पा रहा। Now that means university governance needs to be reorganized, and the government had certain proposals through NEP. कुछ चीजें NEP में गवर्नमेंट करना चाहती है। Now government wants to create a higher education commission of India, एक बॉडी, नेशनल लेवल की बॉडी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI. It will be an autonomous organization under which several other organizations would work. This will be an umbrella organization. एक टॉप का जो करना चाहिए, टॉप ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, ये एक इंस्टीट्यूशन होगा। और उसके अंडर दैट ऑर्गेनाइजेशन 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज विल वर्क। 4 बॉडीज काम करेंगी, इंडिपेंडेंट होंगी सब, एंड ऑल विल रिपोर्ट टू दैट अम्ब्रेला, सब उसके अंडर हो। और उन चारों का अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे जनरल एजुकेशन काउंसिल, एक का नाम प्रपोज किया है, जनरल एजुकेशन, एंड दैट विल it will set and monitor standards. It will develop norms and standards. ये बनाएगा। जो काम अब यूजीसी करती थी वो ये करे, लेकिन यूजीसी के पास और बहुत से काम थे, लेकिन इसके पास एक ही काम होगा, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटरिंग देम इन ऑल इंस्टीट्यूशंस। देन देयर विल बी ए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, एक अलग काउंसिल बनेगी जो ग्रांट देगी। तो देखिए अब तक ये दोनों काम यूजीसी करते हैं, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड डिस्बर्समेंट ऑफ ग्रांट्स, दोनों काम यूजीसी। अब इन दोनों कामों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने। एक होगी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो आजकल है NAAC, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल लाइक NCTE, MCIE, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कोर्स, ये इस तरह से 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो इस तरह से गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि in that case we'll be able to monitor the standards better than we have been doing so far. चलिए, ये सब चीजें हो गई। मैं देख लूं और कुछ चीज तो मैंने नहीं छोड़ दिया आप लोगों के लिए। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, कुछ और बचा नहीं है, बट स्टिल लास्ट चीज एक बची जो मैं हाँ, देखिए आम भाषा में हम लोग एक बात कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। हमारी कोई भी पॉलिसी, मैं ये पहले बता चुका हूं कि
This is our third national policy, and two national policies have already been implemented, partially or wholly. That's a different matter. ये तीसरी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अब गवर्नमेंट ने लॉन्च की. कोई भी पॉलिसी हमारी खराब नहीं थी. All policies were good, but some of the good proposals of some policies could not be implemented because of paucity of funds. यानी कुछ अच्छे proposals को हम implement नहीं कर पाए क्योंकि funds नहीं होते, पैसा नहीं. गवर्नमेंट पैसा जो है वो उतना नहीं देती थी. और in 1964, 66 एजुकेशन कमीशन, उसने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन. ये कोठारी कमीशन ने कहा था जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए. एंड whenever the government changes, जब भी हमने देखा कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है, दूसरे आइडियोलॉजी की सरकार आ जाती है, पहली बात वो यही कहते हैं कि हम एजुकेशन पे 6% जीडीपी का खर्च करेंगे, लेकिन होता कभी नहीं. You know, in all these years from 1951 पूरे टाइम 75-76 जितने भी साल हो गए, our educational expenditure has been hovering around 3% of GDP. पहले तो और भी कम होता था शुरू में, लेकिन 3% के आसपास रहता है. शायद 2004-5 में या 2003-4 में एक साल में कभी 4% गया. It has been only once that it has crossed 4% limit. 4 से ऊपर थोड़ा सा एक बार गया. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 point something. और अभी रिसेंटली तो पिछले साल तो 3 से भी नीचे, तो बिलो 2.9. तो एजुकेशन पे हम लोग बहुत कम खर्च करते हैं. इस खर्च को बढ़ाना, और हायर एजुकेशन पे तो और भी कम है. इट्स ओनली 1.2%, क्योंकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बड़ा है, उस पर ज्यादा खर्च हो जाता है, और हायर एजुकेशन सिस्टम पे कम रहता है. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो और भी कम होता है. इट्स ओनली 0.8% ऑफ जीडीपी ऑन दिस सेक्टर. R&D, which is supposed to be the most important area. तो फंडिंग करनी पड़ेगी साहब. अब इफ कुछ लोग तो ये कहते हैं साहब ये NEP नेशनल पॉलिसी बहुत एम्बिशियस है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, इतने फंड्स कहां से आएंगे. बात तो सच है. मैंने इट्स ए वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ पॉलिसी, एंड इफ द गवर्नमेंट इज ready to provide funds, let us hope it will be implemented effectively, and if it is implemented effectively, it will certainly give good results. It's actually time, and all will depend on how it is implemented. So this is all about the policy. अभी मेरे पास I am left with 5 minutes. अगर आप चाहें तो कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, one question has one of the participants has sent it to me that what is the difference between program of action of 1992 and 1986 policy NPE? नहीं, उसमें बहुत मैं बताता हूँ. हुआ क्या था, देखिए 1986 पॉलिसी was launched by Rajiv Gandhi government. ठीक है साहब. But after some time, after Rajiv Gandhi, VP Singh took over as Prime Minister, the government changed. And they appointed a review committee for that policy. The policy launched by the Congress government was reviewed by another government, by VP Singh.
उन्होंने अपने प्रपोजल रखे and they prepared a revised education policies 1992. बहुत ज्यादा उसमें मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन कुछ थोड़े से उसमें किए। एक आचार्य राम मूर्ति कमेटी उन्होंने बनाई, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस उसमें थे नहीं, सिर्फ आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन था, क्योंकि सरकार बदल गई थी और एक नई आइडियोलॉजी की सरकार आ गई थी। दे थॉट दे शुड हैव देयर ओन पॉलिसी, तो उन्होंने उसको रिवाइज किया, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। Thank you, sir. Any other participant? Priya madam, you have raised your hand. Priya ma'am. Sir. Hello, sir. Priya ma'am. Yes, please. Priya ma'am, first your Dharma sir. Yes. Hi, sir. Sir, good evening, Sir. sir. Our lecture this is second lecture in this duration. Thank you very much. Enlighten us in during this academic and during this summer, sir. Thank you so much for your valuable and giving information for each and every point in explanative way, sir. Thank you once again very much, sir. Have a nice day. Priya Okay. ma'am, you were asking something? Or any other participant? यस सर। Yes, Yes, Poonam sir. ma'am. जी Poonam ma'am. हाँ सर, सर ने बताया था HECI के अंदर 4 बॉडीज काम करती थी, तो मैं चौथी बॉडीज के बारे में जानना चाहती हूँ, वो कौन सी थी? नहीं, 4 करेंगी। बॉडी काम करेंगी, करती नहीं थी। करेंगी, हाँ सॉरी करती, करेंगी। देखिए हाँ, बताता हूँ चारों के नाम आपको। जी। एक बॉडी होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल, विच विल सेट एंड मॉनिटर स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसका सिर्फ स्टैंडर्ड सेटिंग और स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग उसका काम होगा, ठीक है। दूसरी है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो सिर्फ ग्रांट देगी, यानी इट विल स्टडी द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डिसबर्स फंड्स देगी। उसके बाद होगी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जैसे नैक है ना आजकल, वो ये वही है एक तरह से, इसका नाम है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, वही काम करेगी। हो सकता है उसी का नाम बदल दे, वो नैक कर दे। अब तो नेशनल उसका नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, शायद वो असेसमेंट को हटा देंगे एक वर्ड को और बाकी उसका नाम रखेंगे। एक चौथी है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसका नाम होगा NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। वो क्या है कि अब ये देखिए वो किस लिए होगी, मैं बताता हूँ। अभी क्या है कि जैसे एजुकेशन के लिए है, टीचर एजुकेशन के लिए NCTE है, मेडिकल एजुकेशन के लिए MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये जो डिफरेंट काउंसिल्स है ना, इनका काम ये है कि ये नए कोर्सेज को रिकॉग्निशन देती हैं यूनिवर्सिटीज के जो भी खोलती है। ये काम इतनी सारी बॉडी नहीं करेंगी, एक बॉडी करेगी, उसका नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दैट्स ऑल। ये है आइडिया, उन सबको मर्ज कर देंगे और एक बना देंगे। थैंक यू सर। हो सकता है उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, अलग अलग काम करें, वो अलग चीज है। अभी क्या है, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है, अपने अपने तरीके से सब कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उनका जो पैटर्न है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसको ये यूनिफॉर्मिटी करेंगे। NCTE अपने तरीके से करती है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अपने तरीके से, सबके नॉर्म अलग है। ये सब चीजें हैं, इसलिए ये किया जा रहा है। Participants, I think it's 5:30. Thank you, sir. Thank you once again for coming and for delivering such a wonderful session, sir. It's an eye-opener session, sir, as usual. Thank you once again, sir. Okay, fine. So now, अभी मैं डिस्कनेक्ट करूं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Participants, just for 2 minutes, I want to interact with you. Participants, I want to interact with you for 2 minutes. Participants, actually, I am in need of 3-4 names for feedback. So, can I write your name, Poonam ma'am, Poonam Rani ma'am? जी सर। Can I write your name for feedback?
for 1 minute. Last day tomorrow. On the last day, I will be calling your name, and you will be asked to give your feedback. एक्चुअल में